हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे लाइफ साइकिल ऑफ टीनिया सोलियम का जीवन चक्र। देखो, मैंने ना इससे पहले जो वीडियो डाल रखे हैं 3 यूनिट के वीडियो डाल रखे हैं। एक फर्स्ट यूनिट आपकी प्रोटोजोआ, दूसरी है पोरीफेरा, तीसरी है सिलेंट्रेटा। इन तीनों क्लास के वीडियो डाल रखे, तो आप उनको पढ़ लीजिए। और दूसरा है कि इन तीनों क्लास के मैंने नोट्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखे हैं, तो आपको नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले लेना। ओके, थैंक यू। और आज हम पढ़ेंगे टीनिया सोलियम का जीवन चक्र। आपको इनके नोट्स भी चाहिए, इस यूनिट के नोट्स भी मैं ये क्लास लेक्चर ख़त्म होने के बाद में डाल दूँगी। जितना मैंने पढ़ाया उतने के नोट्स भी मैंने इन वीडियो के अंदर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है उसके अंदर डाल रखे हैं। तो चलो अपन देखते हैं टीनिया सोलियम का जीवन चक्र। टीनिया सोलियम का जीवन चक्र देखें तो सबसे पहले अपने को देखना होता है क्लासिफिकेशन या फिर जीवन चक्र, वर्गीकरण देखेंगे। तो वर्गीकरण में सबसे पहले देखेंगे फाइलम। सबसे पहले क्या आता है, वर्गीकरण करते हैं तब फाइलम, हिंदी में बोलते हैं संघ। दूसरा क्या आएगा आपका क्लास को हिंदी में क्या बोलते हैं, वर्ग। तीसरी आएगी ऑर्डर को क्या बोलते हैं, गण। फिर आएगा जिन्नस को क्या बोलते हैं, वंश हिंदी में। और फिर आता है आपकी स्पीसीज, इसको बोलते हैं जाति। तो संघ कौन सा आता है आपका, प्लेटी अपन प्लेटी पढ़ रहे हैं, और उसका ये एनिमल है ना प्लेटी का। ये क्लास कौन सी थी बताओ, आप बताओ सिस्टोडा, हिंदी में लिखूँ तो सेस्टोडा, ठीक है। फिर आता है आपकी ऑर्डर। तो ऑर्डर क्या आ जाएगा इसका, टीनोइडिया या फिर टीनोइडी, ठीक है। टीनोइडिया हिंदी में बोलेंगे टीनोइडिया। जीनस क्या आएगा आपका, टीनिया, ठीक है। सोलियम आया समझ में। इसके बाद में नेक्स्ट आएगा हैबिट एंड हैबिटाट। हैबिट HABIT आता है भाई, HABIT, हैबिट एंड हैबिटाट। हिंदी में बोलेंगे, हैबिट का मतलब क्या होता है, स्वभाव होता है। तो स्वभाव व आवास। हैबिटाट का मतलब होता है आवास, तो कैसे आवास में रहता है। तो देखो, यह एक अंतःपरजीवी होता है। कैसा जीव है ये, यह अंतःपरजीवी है, ठीक है। टीनिया सोलियम क्या है, अंतःपरजीवी है ये। और ये वर्टिब्रेट्स या कशेरुकी की आंत में पाया जाता है, आया समझ में। दूसरा, ये कैसे होते हैं, डाइजेनेटिक का मतलब होता है इनका जो परपोसी का जीवन चक्र होता है वो एक से अधिक परपोसी में बनता है, एक से अधिक परपोसी। ये अपना जीवन चक्र एक से अधिक जीवों में एक से अधिक जीवों में कंप्लीट करते हैं, डाइजेनेटिक, ठीक है। ये वहाँ पाए जाते हैं जहाँ पे सूअर का मांस खाया जाता है। ये सूअर के मांस खाने वाले देशों में पाया जाता है। फिर अपन देखेंगे नेक्स्ट क्या देखें, लाइफ साइकिल देखेंगे या फिर संरचना देख लेते हैं, स्ट्रक्चर, STRUCTUR, स्ट्रक्चर या संरचना, ठीक है। संरचना देखते हैं, तो संरचना कैसी होती है इसकी। तो देखिए इसकी संरचना कैसी होती है, ये ऐसा जीव है, ठीक है।
थोड़ा सा इसको चौड़ा कर दूँ क्या, ऐसे, अब सही है। यहाँ तक बना देती हूँ इसकी संरचना। तो देखो इसमें ये ऐसी संरचना है, इनको तो बोलते हैं, क्या बोलते हैं इनको, हुक, HOOK हुक, ठीक है। और ये जो सुरंग है इसको बोलते हैं शक्कर, SUCKER शक्कर, शक्कर, ठीक है। यहाँ पे पाई जाती है एक संरचना और पाई जाती है जिसे बोलते हैं रोस्टेलम, आया समझ में। ये शक्कर हो गया आपका, ठीक है। ये हुक हो गया, ये रोस्टेलम हो गया, इसे बोलेंगे, इस संरचना को क्या बोलेंगे, स्ट्रोबिला, ठीक है। इनको बोलेंगे अनमेच्योर, क्या बोलेंगे, इमेच्योर या मेच्योर, METURE, मेच्योर प्रोग्लोटिस, ठीक है। अब समझो ये होते कि ये आ जाएंगे मेच्योर, METURE, मेच्योर प्रोग्लोटिस। जो टीनिया सोलियम होता है ना, उसको देखने पे ना वो आपको इस टाइप से दिखाई देता है, ओके। अब इस टाइप से दिखाई देता है तो एक तो संरचना पाई जाती है इसमें रोस्टेलम क्या काम करता है, ये उस जीव के ऊपर पाया जाता है, ठीक है। एक संघोकारी संरचना होती है, ठीक है, टीनिया में। और इसके साथ इसके ऊपर क्या पाए जाते हैं, हुक्स पाए जाते हैं, इस टाइप से हुक, ठीक है। अब दूसरा काम देखिए अपन, हुक क्या होते हैं, हुक है ना, उस जीव से चिपकने का काम करते हैं हुक्स, ठीक है। इन हुक की सहायता से उस जीव के बॉडी के मतलब आंत में ये चिपकता है। फिर आता है शक्कर, SUCK, शक्कर क्या काम करता है, शक्कर को हिंदी में बोलते हैं चूसक, क्या बोलते हैं, चूसक। तो इसके द्वारा ये उस जीव से पोषक पदार्थों को चूसता है, ठीक है। फिर आता है आपका नेक्स्ट इमेच्योर प्रोग्लोटिस को बोलते हैं खंड, मान लीजिए, ठीक है, खंड मानो आप, ठीक है। इमेच्योर मतलब मेच्योर नहीं है, परिपक्व नहीं है, अपरिपक्व खंड है, ठीक है। अपरिपक्व खंड का मतलब ये है यहाँ पे कि प्रत्येक खंड में क्या पाए जाते हैं, नर व मादा अंग पाए जाते हैं, जिससे नर व मादा जब निषेचन करते हैं, मतलब युग्मक, इनके नर व मादा के जो युग्मक होते हैं, अंडे और स्पर्म, ऐसे समझो आप, ठीक है। जब इनमें क्या होता है, दोनों के बीच में निषेचन होता है, तो निषेचन से फिर क्या होंगे, बहुत सारे जीव क्या देगा, अंडे देगा ना। वो अंडे किस में पाए जाते हैं, इन खंडों में पाए जाते हैं, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, अपरिपक्व प्रोग्लोटिस। मतलब कहने का मतलब है अभी ये परिपक्व खंड नहीं हुए, इनमें अंडों का निर्माण नहीं हो सकता। स्ट्रोबिला का मतलब ये है कि इन सभी खंडों को क्या बोलते हैं, स्ट्रोबिला। मतलब कहने का मतलब है जो टीनिया सोलियम है, इसकी बॉडी पे पाए जाने वाले सभी खंडों की संरचना को क्या बोलते हैं, स्ट्रोबिला बोलते हैं, या इसकी बॉडी को क्या बोलते हैं, स्ट्रोबिला। फिर आते हैं मेच्योर खंड, मेच्योर प्रोग्लोटिस का मतलब ये है कि इसके अंदर क्या बने हुए हैं, अंडे, बहुत सारे इसके गर्भाशय में अंडे प्रेजेंट है। निषेचन होने के बाद में इनमें क्या प्रेजेंट है, बहुत सारे अंडे प्रेजेंट है। और प्रत्येक अंडा एक किसका निर्माण करेगा, टीनिया सोलियम का निर्माण करेगा ना, या इसके लार्वा का निर्माण करेगा, जिससे ये क्या करेंगे, दूसरे जीव में क्या फैलाएंगे, रोग फैलाएंगे ना। अब अपन इनकी हर एक की संरचना देख लेते हैं, किन की संरचना देख लेते हैं। जैसे ये शक्कर है ना, इसकी एक संरचना देखेंगे अपन तो आपको कैसी दिखाई देगी ये, वो पढ़ते हैं अपन। मतलब इसका इतनी संरचना, क्योंकि इतनी संरचना के द्वारा क्या करते हैं, जो किसी भी जीव से क्या लेता है, पोषण लेता है ना, चूसता है। तो इसको अपन खोल के रखेंगे तो इस टाइप से दिखाई देगी आपको ये, देखिए। मतलब यहाँ पे मैंने क्या बना दिए, हुक बना दिए। अब ये अंदर वाले हुक है ना, ये तो होते हैं आकार में बड़े, और ये जो बाहर की साइड है ये होते हैं आकार में छोटे, ठीक है। इसको बोल दिया रोस्टेलम। ये हो गए आपके हुक, HOOK हुक, ठीक है।
ये हो गया आपके शक्कर। थोड़ा सा, हाँ अब सही है, थोड़ा घुमा के आना चाहिए ना। अब देखें तो अपन इस टाइप से, ठीक है, इसके बार भी इस टाइप से बना दो आप। हो गया। देखो तो ये जो है इसकी, ये क्या है इसकी नेक, गर्दन, एनीसी के नेक या गर्दन। ये यहाँ का पार्ट भी क्या है इसका नेक। नेक के नीचे पाए जाते हैं प्रोग्लोटिस, ठीक है। नेक हो गई, इनको क्या बोलेंगे, शक्कर, SUCKER, शक्कर। शक्कर के द्वारा क्या करते हैं, ये भोजन को चूसते हैं। ये रोस्टेलम है, रोस्टेलम के ऊपर हुक पाए जाते हैं और ये हुक क्या करते हैं, प्रपोसी की सतह पर चिपकने का काम करते हैं। तो इस संरचना को अपन ने यहाँ पे खोल दिया। अब इसको खोल के देखते हैं। तो इनको खोलेंगे अपन इस संरचना को, तो ये अपने को इस टाइप से दिखाई देगी। ये हो गया। इस पे बना दो आप इस टाइप से लाइनें, ठीक है। बन गए। अब बीच में भी था ना, ये बना दिया। अब बीच में क्या बनाने आपको, छोटे छोटे बना दो साथ में। ये अपन ने क्या बना दिए, छोटे छोटे बना दिए। अब क्या बोलेंगे इनको, ये तो आपके क्या हो गए, हुक्स। हुक्स हो गए ना, ये तो ये वही हुक है, ठीक है। ये बड़े हुक है, ये वाले छोटे हुक। छोटे हो गए, स्मॉल हुक लिख दिया हो, ठीक है, एक ही बात है। फिर आएगा ये आपका रोस्ट्रम ही है ना, ऊपर वाला भाग, ठीक है। आया समझ में। इसने अपन ने किसकी संरचना को खोल दिया, इसके ये वाली संरचना है, इसको खोल के रख दिया, ठीक है। बीच में हुक्स पाए जाते हैं, ये रोस्ट्रम हो गया आपका। और यहाँ पे इस टाइप से ये क्या पाई जा रही है, शक्कर पाई जा रही है। क्या बोलेंगे इनको, शक्कर, जिसके द्वारा ये भोजन को चूसते हैं। तो अब अपन देखें इसके जीवन चक्र, क्या देखें इसकी लाइफ साइकिल देखें ना। तो लाइफ साइकिल देखेंगे तो जो टीनिया सोलियम है, ये अपना जीवन चक्र 2 चरणों में पूर्ण करता है। 2 चरणों में पूर्ण करता है, ठीक है। फर्स्ट कौन सा आ जाएगा, फर्स्ट परपोसी तो आएगा इसमें। पहला चरण सुअर की मांसपेशियों में, दूसरा करेगा है किसमें, सेकेंड चरण किसमें करेगा, ये मनुष्य में, मनुष्य की आंत्र में, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, इसके करेक्टर। इनका शरीर कैसा होता है, पतला होता है। इनका शरीर पतला, कोमा चपटा, क्योंकि चपटे कर में बोलते हैं ना, चपटा होता है या फीते के समान। लंबाई देखें इस जीव की 2 से 3 मीटर होती है। जो टीनिया सोलियम होता है वो कितना लंबा होता है, 2 से 3 मीटर इसकी लंबाई होती है। अब इसका अगर भाग होता है वो कितने mm का होता है, 1 mm का क्या होता है, स्कोलेक्स भाग होता है। स्कोलेक्स भाग कितने mm लंबा होता है, 1 mm लंबे होता है। और स्कोलेक्स के पार्श्व पर 4 चूसक लगे रहते हैं। कितने चूसक लगे रहते हैं, चूसक लगे रहते हैं। कितने चूसक है इस पे, 4। देखो अभी देखा अपन ने, 1 2 3 4, 4 चूसक है ना। स्कोलेक्स के पार्श्व पर 4 चूसक लगे होते हैं, पढ़ लिया। और इस पर छोटे छोटे हुक्स लगे रहते हैं। हुक्स भी पाए जाते हैं ना, छोटे छोटे हुक्स, ठीक है। हुक्स लगे रहते हैं, ऐसे लिख दो, लगे रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं, हुक्स लगे रहते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे तो अपन देखेंगे कि हुक्स है ना, हुक संख्या में कितने होते हैं, 22 से 32 होते हैं। कितने होते हैं, 22 से 32 हुक्स होते हैं। और जो 2 क्रम में व्यवस्थित होते हैं। कितने चक्कर में, 2 चक्कर में। 2 चक्कर में देखो, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला, ठीक है। कितने चक्कर में हो गए, 2 चक्कर में ना। चूसक व हुक्स की हेल्प से ये क्या, ये जो टीनिया सोलियम है ये क्या करता है, आंत्र में चिपकता है, ठीक है। स्कोलेक्स के पीछे एक पतली स्कोलेक्स भाग है ना, इसके इस भाग को स्कोलेक्स बोला है। स्कोलेक्स के पीछे वाले भाग को क्या बोला है, गर्दन बोला है। क्या बोला है इसको, गर्दन बोला है। और गर्दन के आगे ये वाला भाग है, इसे
प्रोग्लोटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इस भाग को प्रोग्लोटिस बोलते हैं। इस प्रोग्लोटिस भाग में क्या होता है कि इसमें ना प्रोग्लोटिस या ग्लोटिस का मतलब क्या बताया था मैंने आपको, कि इसमें खंड पाए जाते हैं और इन खंडों के अंदर क्या होते हैं, नर व मादा दोनों युग्मक पाए जाते हैं, जिससे ये क्या करते हैं, निषेचन करते हैं। क्या करते हैं, ये निषेचन करते हैं। निषेचन करेंगे और हर भाग में नर व मादा है, तो हर एक भाग से कितने जीव बने, कितने अंडे देंगे, लगभग इनसे 3 से 4 हज़ार अंडे दिए जाते हैं। ठीक है, हर एक खंड से 3 से 4 हज़ार अंडे निकलते हैं बाहर, और 3 से 4 हज़ार अंडे हैं तो देख लो आप कितने जीव बनेंगे। अब इसमें इतने ज़्यादा अंडे इसलिए बनते हैं क्योंकि है ना, देखो क्या होता है इसके अंदर। अभी इसके जीवन चक्र के बारे में आपको थोड़ा और बताती हूँ, क्या करता है, कैसे ये चलता है। तो देखो प्राथमिक परपोषी कौन है इसमें, प्राथमिक परपोषी कौन होता है, मनुष्य होता है ना, तो मनुष्य। ठीक है, कोई भी हो सकता है वर्टिब्रेट्स के अंदर, पर अपन क्या मान रहे हैं, मनुष्य का मान रहे हैं। ठीक है, और मनुष्य के अंदर कौन सा लार्वा जाता है, सिस्टीसर्कस लार्वा। सिस्टीसर्कस लार्वा जो है वो इस टीनिया सोलियम की लार्वा अवस्था है। ठीक है, सिस्टीसर्कस लार्वा किसमें पाया जाता है, सिस्टीसर्कस लार्वा मनुष्य की आंत में किस में चेंज हो जाएगा, ये वयस्क टीनिया में। ठीक है, ये तो क्या हो गया, ये मनुष्य के आंत में क्या पाया गया आपको, टीनिया सोलियम। ठीक है, टीनिया सोलियम हो गया। अब देखो जाता कहाँ से ये, ठीक है, पहले सुअर में बाहर रहता है, सुअर में जाएगा, सुअर से आता है। ठीक है, प्राथमिक प्रवासी मनुष्य कैसे हुआ, देखो मनुष्य क्या करेगा, मल त्यागेगा ना, मल त्यागेगा तो क्या होगा, मल त्यागता है। ठीक है, मल त्यागता है तो उस मल के अंदर ये जो लार्वा है ना, ये क्या करता है, इसमें देखो वो प्रोग्लोटिस थे ना, देह के खंड है ना, प्रोग्लोटिस को क्या बोला, खंड है बोला है। अब जो परिपक्व हो गए ना, उन खंडों को ये क्या कर देता है, अपशिष्ट पदार्थ, क्योंकि आंत में प्रेजेंट है तो अपशिष्ट पदार्थ के साथ में क्या कर देता है, बाहर छोड़ देता है। मतलब इतने मान लीजिए 3 खंड क्या हो गए, परिपक्व हो गए। अब इनको किस में छोड़ देगा, अपशिष्ट पदार्थ में छोड़ देगा। अपशिष्ट पदार्थ में छोड़ देगा तो इसके एक खंड में इतने अंडे हैं, कितने 10, मतलब 3 से 4 हज़ार अंडे हैं। तो ये 3 से 4 हज़ार अंडे कहाँ त्याग दिए, मल के साथ बाहर त्याग दिए। मल त्यागना है, बाहर त्याग दिए। ठीक है, अब बाहर त्याग दिया, इसको बोलते हैं प्रोग्लोटिड। ठीक है, प्रोग्लोटिटी बोला है ना इनको। अब ये बाहर त्याग दिए, अब क्या होगा, बाहर त्याग दिया प्रोग्लोटिड, मतलब ये वाले जो खंड इनको बाहर त्याग दिया। इन खंडों में क्या है, गर्भाशय भी है ना, गर्भाशय में अनेक अंडों की उपस्थिति। ठीक है, ठीक है, इनमें क्या है, बहुत सारे गर्भाशय में अनेक अंडों की उपस्थिति। ठीक है, गर्भाशय में क्या है, अनेक अंडों की उपस्थिति है, बहुत सारे अंडे त्याग दिए, क्योंकि इसने भाग कौन सा त्यागा है, 2 या 3 खंड त्यागे। और इन खंडों में क्या है, इन खंडों में क्या पाए जा रहे हैं, गर्भाशय भी है ना, नर व मादा भाग है तो गर्भाशय भी है, गर्भाशय है तो गर्भाशय में क्या पाए जा रहे हैं, अंडे पाए जा रहे हैं। ये अंडे कहाँ गए, बाहर आ गए। अब इन अंडे ये बाहर है तो देखो सुअर तो ऐसे ही कचरा वचरा गंदी चीज़ें खाती है, पता है आपको। अब उस कचरे में क्या थे, इनके अंडे थे। अब ये अंडे किस में चले गए, सुअर में। तो फर्स्ट परपोषी तो आपका क्या था, मनुष्य था ना। अब दूसरा है सुअर। सुअर ने भोजन के साथ में क्या ले लिया, इनको खा लिया। ठीक है, अब सुअर के जो कहाँ जाएगा, ये सुअर के आंतर में जाएगा, आंतर में गया, सुअर के आंतर में जाएगा, और आंतर में जाके ये किस में चेंज हो जाएंगे, ये अंडे हेक्साकेंथ लार्वा किस में चेंज हो गए, सुअर के आंतर में हेक्साकेंथ लार्वा में बदल गए। आंत में गए, आंत में जाने के बाद में हेक्साकेंथ लार्वा में बदल जाएंगे। ठीक है, हेक्साकेंथ लार्वा में बदल गए। इसके बाद में ये क्या करेंगे, जो सुअर के लार्वा के आंत के अंदर क्या करेंगे, जो ब्लड कैपिलरीज होती है ना, उनके अंदर चले जाएंगे। ठीक है, ब्लड कैपिलरीज का मतलब है कि रक्त वाहिकाओं में
ठीक है। जिससे देखो आंत के अंदर ये आंत की संरचना है, इसमें माइक्रोविलाई पाई जाती है। इसके द्वारा जो भी अपन भोजन खाते हैं ना, उनका अवशोषण किया जाता है इन माइक्रोविलाई के द्वारा। अब इन माइक्रोविलाई के थ्रू इसके अंदर जो हेक्साकेंथ लार्वा है, ये भी कहाँ चले जाएगा, इस रक्त वाहिनियों में चला जाएगा। तो सुअर की रक्त वाहिनियों में हेक्साकेंथ, ये सीधा लार्वा लिख दूँ, ठीक है, लार्वा या हेक्साकेंथ, हेक्सा बस इतना लिख दिया शॉर्ट में, ठीक है। हेक्साकेंथ लार्वा किस में चला गया, सुअर की रक्त वाहिनियों में। अब सुअर की रक्त वाहिनियों से देखो, अब रक्त तो आपको पता है अपनी बॉडी में सभी जगह जाएगा। किसी कोई भी जीव हो, उसके पूरी बॉडी में रक्त क्या करता है, परिसंचरित होता रहता है ना। अब पूरी बॉडी में रक्त जाएगा तो जहाँ, अब रक्त में क्या है, ये लार्वा है, लार्वा है ना, ये उसकी पूरी बॉडी में चला जाएगा। कहने का मतलब है ये सुअर की मांसपेशियों में चला जाएगा, सुअर की मांसपेशियों में, मांसपेशियों में मनुष्य द्वारा उपयोग। अब उपयोग ये क्यों लिखा है मैंने, मनुष्य के द्वारा उपयोग, ये इसलिए लिखा है कि सुअर की मांसपेशियों में चला गया। फिर मनुष्य ने क्या किया, क्या खाता है, जो लोग सुअर का मांस खाते हैं, जो मनुष्य सुअर का मांस खाते हैं, उनके अंदर ये क्या चला जाएगा, सॉरी ये लार्वा चला जाएगा बॉडी के अंदर, ठीक है। ठीक, ओके, समझ में आया आपको। और सुअर का भी मतलब कच्चा पका हुआ नहीं, अच्छे से पका हुआ होता है तो क्या हो जाता है, ये लार्वा मर जाता है ना। ये तो इतना तो पता ही है आपको कि अपन अच्छे से पकाएंगे, अब आपको पता है बॉईल करने पे किसी भी बैक्टीरिया है ये जो हाई टेम्परेचर पे क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं ना। बट ये वाला जीव क्या हो गया, अर्ध पके भोजन, मतलब अच्छे से मांस नहीं पका हुआ है तो वो उसके अंदर मांसपेशियों में प्रेजेंट था, क्योंकि मांस खाते हैं मनुष्य सुअर का, तो उस मांसपेशियों में प्रेजेंट था। तो और किस में चला गया है, अब ये उसकी बॉडी में। अब ये जो हेक्साकेंथ जो लार्वा था वो किस में चेंज हो जाएगा, सिस्टीसर्कस, ठीक है, सिस्टीसर्कस लार्वा में चेंज हो जाएगा। किसके अंदर, मनुष्य के अंदर जाके, ठीक है, मनुष्य के अंदर सिस्टीसर्कस लार्वा में चेंज, मनुष्य में गया सिस्टीसर्कस लार्वा बन गया। और ये सिस्टीसर्कस लार्वा अब मनुष्य के आंत में जाएगा और आंत में जाके किस में बदल जाएगा, वयस्क टीनिया में। आया समझ में। वापस से बताती हूँ, प्राथमिक प्रपोषी कौन होता है, मनुष्य होता है। मनुष्य ने क्या किया, सिस्टीसर्कस लार्वा मनुष्य के आंत में वयस्क टीनिया में बदल गया, ठीक है। वयस्क टीनिया मतलब, वयस्क का मतलब होता है कि वो जनन करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है, जनन। अब टीनिया की संरचना मैंने आपको बताई थी कैसी होती है, कि इनमें प्रोग्लोटिस पाए जाते हैं, मतलब कहने का मतलब है कि इनमें क्या पाए जा रहे हैं, खंड पाए जा रहे हैं। और प्रत्येक खंड में नर व मादा दोनों ऑर्गन प्रेजेंट है, और दोनों क्या करेंगे, अब निषेचन होगा, निषेचन से क्या बनेंगे, अंडे बनेंगे। और ये जीव 3-4 हज़ार अंडे देता है, एक खंड में 3-4 हज़ार अंडे मिलते हैं। ये इतने अंडे इसीलिए देता है कि इसने बाहर अंडे दे दिए, मनुष्य के मल के त्याग के बाद प्रोग्लोटिड बाहर त्याग दिए, मतलब ये खंड इसी 4 खंड मान लीजिए बाहर त्याग देगा। इन खंडों से क्या निकलेंगे, अब गर्भाशय में अनेक खंडों की उपस्थिति है, तो इन खंडों से, इन गर्भाशय के अंदर से अंडे बाहर निकलेंगे ना। अब कुछ देखो, अब बाहर टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है, अब मान लीजिए कोई इनके अंडे खराब भी हो जाते हैं, ठीक है, जरूरी थोड़ी ना सुअर खाएगी, कुछ अंडे खराब हो गए, कुछ सुअर के द्वारा खा लिए गए, ठीक है। तो जो खाए गए, अब इनमें से 3,000 में से मान लीजिए लगभग इनके अंडे खराब हो जाते हैं 2,000 या फिर 2,500 तक अंडे, ओनली 500 अंडे तक ही बचते हैं इनके, या फिर इनमें 500 से भी कम बचते हैं, ठीक है। तो इन अंडों को खाने के बाद में सुअर ने यहाँ पे कुछ भी कचरा वचरा खाया, तो ये सुअर के बॉडी में चला गया, और बॉडी में भोजन करती है ना सुअर के आंत में चला जाएगा। फिर सुअर के आंत में जाने के बाद में ये जो प्रोग्लोटिस है के अंदर जो अंडे थे, वो अंडे किस में बदलते हैं, अंडे लार्वा में, और लार्वा से किस में, वयस्क में। तो अब ये अंडे थे किस में बदल गए, लार्वा में, और लार्वा का नाम क्या कहलाएगा, हेक्साकेंथ लार्वा। हेक्साकेंथ लार्वा बदल गया। अब ये लार्वा क्या करता है, आंत से किस में चला जाएगा, रक्त वाहिनियों में चला जाएगा। सुअर की रक्त वाहिनियों में कौन सा लार्वा चला जाएगा, हेक्साकेंथ लार्वा चले जाएगा। अब आपको सभी को पता है कि रक्त है ना पूरी बॉडी में क्या करता है, गमन करता है, घूमता है, क्योंकि ऑक्सीजन लेके जाता है और वहाँ से CO2 लेके आता है ना, तो पूरी बॉडी में घूमेगा। तो ये लार्वा भी पूरी बॉडी में चला जाता है, और पूरी बॉडी में जाने से कहने का मतलब है कि ये कहाँ चला जाएगा, अब मांसपेशियों में चला जाएगा। तो सुअर की मांसपेशियों में मनुष्य के द्वारा उपयोग,
मांसपेशियों में चला गया। अब सुअर का मांस खाएंगे तो मांसपेशियों में पहले से क्या प्रेजेंट है, ये लार्वा प्रेजेंट है। कौन सा लार्वा प्रेजेंट है, हेक्साकेंथ। ये हेक्साकेंथ लार्वा अब किस में बदल जाएगा, सिस्टिक सर्कस लार्वा में चेंज हो जाएगा। और सिस्टिक सर्कस लार्वा को मतलब इस मांस को जब मनुष्य खाएगा तो ये जो लार्वा है सिस्टिक सर्कस लार्वा, ये किस में बदल जाएगा, मनुष्य के आंत में वयस्क टीनिया में। इसका खा लिया, ये किस सिस्टिकस लार्वा, सिस्टिकस सर्कस लार्वा अब आंत में किस में बदल जाएगा, वयस्क टीनिया में। वयस्क टीनिया में बदल जाएगा तो किस, अब देखो पहले खंड इतने ज़्यादा नहीं रहते तो धीरे धीरे एक खंड बनाएगा, खंड बनेंगे, बहुत सारे खंड बनेंगे, बहुत सारे खंड बनेंगे। तो बहुत सारे खंड बनेंगे तो ऐसे ही अंडे को बाहर निकालता रहता है। और इस जीव में क्या हो जाती है, इन जीवों में डिजीज़ हो जाती है। कहने का मतलब यह है कि सुअर में भी क्या हो जाते हैं, रोग हो जाते हैं। और रोग किस में हो जाते हैं, मनुष्य में भी टीनिया सोलियम के द्वारा रोग हो जाता है, संक्रमण हो जाता है। आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया हो, थैंक यू। अब इसके बाद में अपन पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक होगा अपना प्लेटी हेलमिंथीज। इसके बारे में पढ़ेंगे, प्लेटी हेलमिंथीज का जनरल कैरेक्टर्स देखेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे ये अपना जो जीवन चक्र है टीनिया सोलियम का, ये ख़त्म होता है। और जो टीनिया सोलियम जो होता है ये क्या करता है, अपनी सामान्य सतह से क्या करता है, भोजन को ग्रहण करता है। और इससे मनुष्य के पेट में दर्द होता है, वह मनुष्य क्या हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। कब, जब टीनिया सोलियम क्या कर देता है, अपना संक्रमण मनुष्य के अंदर फैला देता है। इसके बाद में अपना नेक्स्ट टॉपिक है अडेप्टेशन ऑफ टीनिया सोलियम। ठीक है, अडेप्टेशन इन टीनिया सोलियम। ठीक है, तो टीनिया सोलियम का क्या देखेंगे अब अपन, अडेप्टेशन या फिर अनुकूलन। ठीक है, अनुकूलन। ठीक है, और अनुकूलन भी कौन सा है, ये परजीवी, परजीवी अनुकूलन। परजीवी अनुकूलन क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये दूसरे जीव पे क्या कर रहा है, अपना जीवन यापन कर रहा है। दूसरा जीव कौन है, यहाँ पे सुअर है और दूसरा मनुष्य है। अब देखो परजीवी का मतलब दूसरे जीव पे अपना, परजीवी किसे बोलेंगे, सबसे पहले तो अपन परजीवी की डेफिनेशन लिखें। ठीक है, परजीवी की डेफिनेशन लिखेंगे तो क्या क्या लिखेंगे कि मतलब है परजीवी। ठीक है, परजीवी है या पर, ठीक है, परजीवी मतलब ये जो टीनिया सोलियम है ये क्या करता है, दूसरे जीव से क्या करता है, पोषण ग्रहण करता है। जीव देखेंगे तो परजीवी कौन है, यहाँ पे टीनिया सोलियम है ना। तो परजीवी का अपन डेफिनेशन देंगे तो वे जीव जो पोषक से पोषण ग्रहण करते हैं क्या कहलाते हैं, परजीवी कहलाते हैं, परजीवी कहलाते हैं, परजीवी कहलाते हैं। कहने का मतलब ये जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं और ये पोषण किससे लेते हैं, पोषक से, पोषक। ठीक है, और पोषक आकार में क्या होता है, शक्तिशाली होता है, बड़ा होता है, जिनसे ये परजीवी क्या लेते हैं, भोजन लेते हैं। परजीवी का एग्जाम्पल आ जाएगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, टीनिया सोलियम। और परपोषित पोषक देखेंगे, पोषक, तो पोषक कौन है यहाँ पे, मनुष्य। आया समझ में आपको। इस प्रकार के संबंध में परजीवी हमेशा तो क्या करता है, परजीवी तो हमेशा लाभ उठाता है और पोषक को क्या होती है, हानि होती है। अब देखो नेक्स्ट है फिर अनुकूलन। अब देखेंगे अपन अनुकूलन की डेफिनेशन, अनुकूलन क्या होता है। ठीक है, अनुकूलन का मतलब है विभिन्न प्रकार के जीव जो अपने विपरीत, अपने अनुसार नहीं, मतलब विपरीत परिस्थितियों में अपनी बॉडी को उसी एनवायरनमेंट के अनुकूल ढाल लेते हैं, उसे क्या बोलते हैं, अनुकूलन बोलते हैं। कहने का मतलब है वे जीव जो विषम परिस्थितियों में भी जीवित रहते हैं। ठीक है, अनुकूली जीव कहलाते हैं। ठीक है, आया समझ में। वे जीव जो विषम परिस्थितियों में भी अपना जीवन यापन करते हैं क्या कहलाते हैं, अनुकूली जीव कहलाते हैं। अनुकूलन का कहने का मतलब है कि विषम परिस्थितियों में भी वो क्या कर सके, जीवन यापन कर सके।
ये कहने का मतलब है कि वो उसी एनवायरनमेंट के अनुसार अपने आप को ढाल लें, जैसा का एनवायरनमेंट वहाँ प्रेजेंट है। अब अपन क्या पढ़ रहे हैं, टीनिया सोलियम में अनुकूलन पढ़ रहे हैं ना, तो टीनिया सोलियम में परजीवी अनुकूलन देखेंगे। तो टीनिया क्या कर, देखो ये आंत है, आंत के द्वारा क्या कर रहे हैं, जूस का सिक्रेशन हो रहा है। इस जूस के द्वारा ये क्या कर सकता है, टीनिया मर सकता है ना। तो इस टीनिया के बाहर एक आवरण पाया जाता है, बॉडी के बाहर, ठीक है। और ये आवरण क्या करता है, जैसे ये पोषक है ना, पोषक कौन है, मनुष्य। मनुष्य के द्वारा ये एसिड और बेस, एसिड एंड बेस, एसिड तो आपको पता ही, बेस मतलब क्षार, ठीक है। अगर ये इसकी बॉडी के ऊपर गिरेगा तो ये टीनिया सोलियम क्या हो जाएगा, मर जाएगा। इसके लिए इसकी बॉडी पे एक आवरण पाया जाता है जिसे बोलते हैं पुट्टी। क्या बोलते हैं, पुट्टी। ये अपनी बॉडी के चारों तरफ एक आवरण का निर्माण कर लेता है जिसे बोलते हैं पुट्टी, और जो एक मोटा आवरण होता है जिससे इस आंत के द्वारा जो जूस सिक्रेट होता है, कहने का मतलब है एसिड और बेस सिक्रेट होता है, उसका असर इस टीनिया सोलियम पे बिल्कुल भी नहीं होगा। कहने का मतलब है इसकी बॉडी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये आराम से जीवित रहेगा। और टीनिया सोलियम क्या करता है, परपोषी से पोषण प्राप्त करने के लिए इसमें क्या पाए जाते हैं, चूसक पाए जाते हैं। तो दूसरा, पहला तो क्या हो गया, इसकी बॉडी के ऊपर क्या पाया जाता है, एक तो आवरण पाया जाता है, मोटा आवरण पाया जाता है। तो वो क्या है, एक अनुकूलन ही है ना, परजीवी, दूसरे परजीवी का मतलब दूसरे जीव पे रहने के लिए तो क्या है, इसमें आवरण पाए जा रहे हैं। तो पहला अनुकूलन क्या हो गया, इसमें एक मोटा आवरण पाया जाता है जो इसमें जो मतलब परपोषीय पोषक के शरीर से उत्पन्न होने वाले एसिड व बेस इसकी रक्षा करता है। दूसरा होता है इसमें चूसक पाए जाते हैं, चूसक पाए जाते हैं कहने का मतलब है जिसके द्वारा ये पोषण को चूस लेता है, ठीक है। तीसरे अनुकूलन क्या पाए जाते हैं, इसमें हुक पाए जाते हैं ना, हुक के द्वारा ये उस जीव की आंत से चिपका हुआ रहता है। और तीसरा क्या आएगा, इसमें जनन क्षमता अधिक होती है, जनन क्षमता अधिक होती है। जनन क्षमता का कहने का मतलब इसमें देखो बहुत सारे खंड पाए जा रहे हैं और प्रत्येक खंड के द्वारा इसमें क्या बनेंगे, बहुत सारे टीनिया सोलियम बनेंगे ना, बनेंगे या नहीं बनेंगे, बनेंगे ना। तो ये अपना जीवन यापन बहुत अच्छे से कर सकता है ना, क्योंकि देखो ये इतने जीव, अगर ये अपनी मतलब 3-5 है, 5 खंडों को भी निकालता है तो 10 से लगभग 10-15 हज़ार ये क्या कर देगा, अंडे दे देगा। और 10-15 हज़ार अंडों से लगभग 1000 तो क्या बनेंगे, नए टीनिया सोलियम बन ही सकते हैं, बन सकते हैं ना। तो इससे इसकी लाइफ साइकिल क्या हो जाएगी, चलती रहेगी ना। फिर है, टीनिया में इतने अंडों का उत्पादन होता है कि द्वितीयक परपोषी में अंडों का पहुंचना संयोगवश होता है, क्योंकि अनेक अंडे मिट्टी में नष्ट हो जाते हैं। ये तो आप सभी को पता है कि क्या होता है कि ये अंडे इसीलिए ज़्यादा देता है, ये तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि दूसरा डिप्रेशन क्या होता है कि अंडे ज़्यादा देता है, अंडे ज़्यादा देता है। क्यों देता है ये ज़्यादा, क्योंकि मिट्टी के अंदर है, फिर ज़रूरी थोड़ी ना सुअर उस जगह पे जाए जहाँ पे अंडे दे रखे हैं, या फिर टेम्परेचर ज़्यादा हो तो भी क्या हो जाएंगे, अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो भी ये अंडे नष्ट हो जाएंगे ना। इसीलिए बहुत सारे अंडे देते हैं, जिससे कम से कम मतलब 2-4 अंडे, ज़्यादा भी नहीं तो, या फिर 10-15 हज़ार अंडे तो जीवित रहें, जिससे ये दूसरे जीव में चले जाएं। तो एडेप्टेशन समझ में है, एडेप्टेशन इन टीनिया सोलियम। टीनिया सोलियम में ऐसे कौन से अनुकूलन पाए जाते हैं जिससे ये दूसरे जीव में अपना जीवन यापन कर सके। तो कौन से पाए जाते हैं, एक तो ये परजीवी अनुकूलन किस में निभाता है, सुअर और मनुष्य में। और परजीवी किसे बोलते हैं, कि वे जीव जो अपना जीवन यापन दूसरे जीवों पे करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, परजीवी कहते हैं। परजीवी का मतलब है टीनिया सोलियम, और टीनिया सोलियम के अंदर पोषक कौन है, मनुष्य है। और अनुकूलन का कहने का मतलब है वे जीव जो विषम परिस्थितियों में भी अपना जीवन यापन कर ले उन्हें क्या बोलते हैं, अनुकूलन बोलते हैं, ठीक है। अनुकूलन एक तो क्या होता है कि टीनिया सोलियम के बाहर एक आवरण पाया जाता है, ठीक है। उस आवरण इसकी किससे रक्षा करता है, जो आंत में किसका सिक्रेट होता है, एसिड और बेस का सिक्रेशन होता है, स्रावन होता है। तो उस एसिड बेस से इस टीनिया सोलियम क्या रहे, जीवित रहे, या फिर उससे बचाव का काम कौन करता है, टीनिया सोलियम पे पाए जाने वाला आवरण करता है, और उस आवरण को बोलते हैं पुट्टी। आया समझ में। फिर आता है दूसरा, इसकी बॉडी पे क्या पाए जाते हैं, चूसक पाए जाते हैं, जिससे ये भोजन को क्या करता है, चूस लेता है। और तीसरा आ जाएगा, इसकी बॉडी पे क्या पाए जाते हैं, हुक पाए जाते हैं। हुक के द्वारा ये क्या करता है, उस जीव की आंत से चिपकने का कार्य करता है। फिर नेक्स्ट आएगा, इनमें जनन क्षमता बहुत अधिक होती है,
जनन क्षमता अधिक होने का मतलब है कि अगर विषम परिस्थितियों में इनके कुछ अंडे नष्ट भी हो जाएं तो भी बहुत सारे अंडे होने के कारण कुछ अंडे तो इनकी जो जनसंख्या है उसको बढ़ाएंगे। कहने का मतलब है सारे अंडे तो ख़त्म नहीं होते, कुछ अंडे तो जीवित रहते ही हैं। तो वो आज का टॉपिक अपना ख़त्म होता है यहीं पे। आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक सब्सक्राइब करना, और दूसरा आपको इस चैप्टर के नोट्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में मिल जाएंगे। इसके बाद में अपन नेक्स्ट टॉपिक होगा अपना एसके हेल्मिंथिस या निमेटो हेल्मिंथिस, वो पढ़ेंगे, उसके जनरल कैरेक्टर्स देखेंगे। थैंक यू।